तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ट्वेल्थ एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का। यह हमारा 7वां चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें आज हम 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यानी 2022 में जो ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। किसका? तो प्रत्यावर्ती धारा का यानी विद्युत धारा का। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस चैप्टर से आप सभी के लिए 19 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। और यह रहा आज का पहला सवाल। पिछले क्लास में अगर आप ये सारा सवाल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यह सवाल काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है। कहा जा रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच फाई कोण कालांतर बने तो शक्ति गुणांक यानी पावर जो फैक्टर होगा उसका मान क्या होगा। अगर दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण कालांतर बने तब जो शक्ति गुणांक का मात्रक होता है वह कॉस फाई के बराबर होता है, ना कि टेन फाई के, ना कॉस 2 फाई, ना सेन फाई के। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो कॉस फाई बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल, सेकेंड नंबर। सेकेंड में आप सभी से पूछा जा रहा है किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। दोस्तों एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का हानि किसके रूप में होता है? ए में प्रेरक के रूप में, बी में प्रतिरोधक के रूप में, सी में संधारित्र के रूप में और डी इनमें से सभी के रूप में। तो दोस्तों किसी भी एलसीआर परिपथ में जो ऊर्जा का हानि होता है वह प्रतिरोधक के रूप में होता है, यानी दो का बी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, प्रतिरोधक के रूप में हानि होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर। कहा जा रहा है कि एसी परिपथ की औसत शक्ति क्या होती है। दोस्तों एसी परिपथ को जो औसत शक्ति होती है वह ई भी इंटू आई भी कॉस थीटा के बराबर होती है, जो आने वाले 2022 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है। तो आप इस सवाल को आप ध्यान से याद कर लें। चलिए देखते हैं अगला सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल कर रहा है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। दोस्तों एसी परिपथ में यानी अल्टरनेटिंग करंट में जो परिपथ है उसमें शक्ति केवल किसके रूप में खर्च होती है? ए में प्रेरकत्व के रूप में, बी में धारित्व के रूप में, सी में प्रतिरोधक के रूप में और डी इनमें से सभी के रूप में। तो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट के परिपथ में जो शक्ति का व्यय होता है वह सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस के रूप में यानी प्रतिरोधक के रूप में व्यक्त होता है। अगर रजिस्टेंस का मात्रक की बात करें तो ओम होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, 5 नंबर। 5 नंबर पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्वेल्थ एग्जाम टारगेट में पहले आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से पा सकें। और विशेष जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट techstore.com पर जाकर देख सकते हैं। कार्य की शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति की खपत होती है। दोस्तों शुद्ध प्रेरकत्व में जो औसत शक्ति की खपत होती है वह कितना होती है? ए में 0 यानी 0, बी में 1/2, सी में 4 और डी में 2। दोस्तों शुद्ध प्रेरकत्व में जो औसत शक्ति की खपत होती है वह 0 के बराबर होती है, यानी औसत जो शक्ति खपत होती है बिल्कुल भी नहीं होती है। वह कितने के बराबर होती है? तो 0 के बराबर होती है। अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर।
कह रहा है कि 220 वोल्ट एसी की मुख्य शिखर वोल्टता होती है। दोस्तों 220 वोल्ट एसी की जो मुख्य शिखर वोल्टता होगी वह किसके बराबर होता है? तो 311 वोल्ट के बराबर होता है। विद्युत शक्ति की वोल्टता 311 वोल्ट के बराबर होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 7 नंबर। शुद्ध धारित्व में औसत शक्ति की खपत होती है। दोस्तों जब शुद्ध धारित्व में जो औसत शक्ति की खपत होती है वह कितने के बराबर होती है? ए में कहा जा रहा है कि 1/2 CV स्क्वायर के बराबर, बी में CV स्क्वायर के बराबर, सी में 1/4 CV स्क्वायर के बराबर और डी में 0। शुद्ध परिकत्व अगर बोला जाए तब उसमें जो औसत शक्ति की खपत होती है वह 1/2 CV स्क्वायर के बराबर खपत होती है। यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 8 नंबर। कारण कि एसी का RMS मान तथा शिखर मान का अनुपात कितना के बराबर होता है? दोस्तों एसी का जो RMS मान तथा शिखर मान का जो औसत अनुपात होता है वह 1/√2 के बराबर होता है। और यह आपके एग्जाम में कई बार सवाल, आपके एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी लेटेस्ट सवाल हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 9 नंबर। कारण कि L/R की बीमा होती है। दोस्तों L/R की जो बीमा होती है वह T होती है, यानी केवल और केवल T होती है। मगर कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा हो सकता है कि M0, L0, T और I0 यह भी रहे, तो आप लोग को इसी को ऑप्शन सही मारना होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल 10 नंबर। कारण कि LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। दोस्तों LCR परिपथ में जो विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है उसे इसके रूप में व्यक्त करते हैं। ए में WC बराबर 1/WL, बी में WL बराबर 1/WC, सी में L बराबर WC और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों LCR परिपथ में जो विद्युत अनुपात होने के लिए आवश्यक है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ω/L बराबर 1/ωc कहते हैं। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल 11 नंबर। कर कि यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का महत्तम मान E नोड हो तब इसके वर्ग मध्य मूल्य यानी RMS धारा कितने के बराबर होगा? तो RMS जो धारा रहेगा 1 क्या बताए थे? तो 1/√2 यानी E नोड बटा √2 के बराबर होगा। यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 12 नंबर। कारण कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान IMX है तो वर्ग माध्य मूल्य क्या होगा? दोस्तों अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वह IMAX है तो वर्ग माध्य क्या होगा? तो यह भी काफ़ी इजी है। इसे IMAX बट्टा √2 हो जाएगा, जो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि शिखर धारा 1/2 के बराबर होता है। और ऊपर में अगर आई और मैक्स हो जाएगा तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 13 नंबर। और 13 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह काफ़ी इजी सवाल है। चलिए देखते आगे 14 नंबर सवाल। कह रहा है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? ए में ट्रांसफॉर्मर, बी में प्रेरण कुंडली, सी में डायनेमो
और डी में मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलने का कार्य करता है वह मोटर कार्य करता है, सॉरी डायनेमो कार्य करता है। यानी डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे 15 नंबर सवाल। ट्रांसफॉर्मर के क्रोध को परतदार रखा जाता है किसको रोकने के लिए? दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का क्रोध परतदार इसलिए रखा जाता है ताकि ऊर्जा का हानि ज़्यादा मात्रा में ना हो, इसलिए जो ट्रांसफॉर्मर का क्रोध होता है वह परतदार रखा होता है ताकि ऊर्जा का क्षय ज़्यादा ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल 16 नंबर करके प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर पर प्रतिवर्ती धारा का औसत मान कितने के बराबर होगा? दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितने के बराबर होगा? तो वह 0 के बराबर होगा, यानी 0 के बराबर होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 19 नंबर। 19 में करके प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालीन मान क्या होता है? दोस्तों प्रत्यावर्ती जो विद्युत धारा का जो तात्कालिक मान होता है वह I बराबर आई नोड साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, I बराबर आई नोड साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल 18 नंबर। कार्य के प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का जो तात्कालिक मान का समीकरण इतना दिया गया तब इसका शिखर मान कितना होगा? दोस्तों आप लोग को पहले क्लास में बता चुके हैं कि शिखर धारा मान का क्या फार्मूला होता है, तो आप लोग उस फार्मूला का उपयोग करके आप देख सकते हैं। अगर आप इससे पहले पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 19 नंबर। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। दोस्तों एक पूरे चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है वह कितना का बराबर? तो हम पहले बता चुके हैं कि 0 के बराबर होता है, यानी 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल 20 नंबर। करके प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का शिखर मान आई नोड हो तब इसका वर्गमाध्य मूल्य क्या होगा? इसे भी आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि शिखर धारा का मान 1/2 के बराबर होता है और वर्गमाध्य मूल्य क्या हो जाएगा? तो आई नोड बटा √2 के बराबर हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूला से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर। फिर से वही सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य मूल्य और शिखर मान का अनुपात क्या होगा? दोस्तों वर्गमाध्य मूल्य और शिखर धारा का मान का जो मान अनुपात होगा वह 1/√2 के बराबर होगा, जो आप लोग को काफी बार इस क्लास में बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 22 नंबर। आभासी धारा होती है। दोस्तों आभासी धारा कैसी होती है? तो आभासी जो धारा होती है वह शिखर धारा बट्टा √2 के बराबर होती है। आभासी धारा कैसी होती है? तो शिखर धारा बट्टा √2 के बराबर होती है। यानी 22 का सी ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 में फिर से वही सवाल है आप सभी के लिए कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल मध्य वर्ग का मान अनुपात क्या होगा? दोस्तों इस सवाल में थोड़ा सा काफी यह सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। कहा जा रहा है इस सवाल में कि प्रत्यावर्ती धारा में शिखर मान तथा मूल वर्ग, इस बार नहीं पूछा है कि वर्ग माध्य मूल्य, इस बार पूछा है कि मूल माध्य वर्ग जो मान है उसका अनुपात कितना होगा? तो उसका अनुपात √2 के बराबर होगा। यही अगर पूछा जाता कि वर्ग माध्य मूल्य कितना होगा तो 1/√2 के बराबर होगा, मगर यहाँ पे मूल माध्य पूछा है तब √2 बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। कार्य कि 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान होता है। दोस्तों 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का जो शिखर मान होता है वह आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि 110/√2 वोल्ट के बराबर होगा। अगर आप लोग इस शिखर धारा का मान निकालें तो 1/2 होता है और यहाँ पे आप लोग 1 के जगह पर इसे भी पुट कर सकते हैं तो यह निकल कर आ जाएगा, जो आप लोग को बी में आसानी से
दिख रहा होगा। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में इस वर्ष आने की बहुत ज़्यादा आशंका है और एक नहीं 3 आ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल को हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए इस सवाल का हम डिस्कस नहीं कराएंगे। आगे देखते हैं अगला सवाल 26 नंबर। कार्य केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यवर्ती विद्युत परिपथ में धारा तथा बीमा बल के बीच कालांतर कोण कितना होता है। दोस्तों केवल परिपथ युक्त प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में जो धारा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उनके बीच का जो कालांतर है वह कितने के बराबर होगा। तो उनके बीच जो कालांतर कोण होगा वह पहले ही बता चुके हैं कि 0 यानी 0 के बराबर होता है। यानी 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में 2022 में आने की बहुत ही ज़्यादा आशंका है, तो आप लोग इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जाएं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल 27 नंबर। कारक की प्रेरणिक प्रतिघात होता है। दोस्तों प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है। ए में ओमेगा एल, बी में ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, सी में 1/ओमेगा एल और डी में 1/ओमेगा सी। दोस्तों प्रेरणिक जो प्रतिघात होता है वह ओमेगा एल के बराबर होता है। किन के बराबर। तो ओमेगा एल के बराबर होता है। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर काफ़ी इजी सवाल और इसे हम पहले ही बता चुके हैं। तो आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल। धारितीय प्रतिघात होता है। दोस्तों धारितीय प्रतिघात किसके बराबर होता है। तो 1/ओमेगा सी के बराबर होता है। कौन। तो धारितीय प्रतिघात। यानी 29 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1/ओमेगा सी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 30 नंबर। धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। दोस्तों धारितीय प्रतिघात का जो मात्रक होता है वह मैक्सवेल होता है। यानी मैक्सवेल बिल्कुल नहीं, एम्पियर बिल्कुल नहीं, ओम हाँ ये हो सकता है। तो धारितीय प्रतिघात या प्रतिघात बोला जाए तब इसका मात्रक क्या होगा। तो ओम हो जाएगा। मैक्सवेल नहीं, फैराडे नहीं और एम्पियर नहीं होगा। यानी 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं अगला सवाल 31 नंबर को। कार्य के प्रत्यवर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और बीमा बल के बीच कालांतर का जो मान होगा वह कितने के बराबर होगा। तो पहले ही बता चुके हैं कि 0 के बराबर होता है। और इस क्लास में आप लोग को यह सवाल घुरा फिरा के 5 से लगभग 6 बार यह बता चुके हैं। तो आप लोग जान चुके होंगे इस ना लेकर कि यह कितना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं अगला 32 नंबर। 32 नंबर कार्य की एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुपात होने के लिए आवश्यक है। दोस्तों एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो उसके लिए ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी होना बहुत ही जरूरी है। और यह हम पार्ट 1 वीडियो में हम बता चुके थे कि ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी का होना बहुत ही जरूरी है। कौन से परिपथ में। जो एलसीआर परिपथ के अनुनाद में। अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर। कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का बीमा बल के बीच कालांतर को क्या तो फाई है तब शक्ति गुणक तब पावर फैक्टर का मान क्या होगा। तो इसे भी पहले बता चुके हैं कि इसे कॉस फाई के बराबर होगा। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा जो आज का पहला सवाल था मेरा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल 34 नंबर। 34 नंबर क्लास फर्स्ट में हम पहले ही बता चुके हैं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ठीक है अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर। तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का कौन से मान को। ए में उच्चतम मान, बी में औसत मान, सी में मूल औसत वर्ग धारा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तप्त तार जो एमीटर है वह मूल औसत वर्ग धारा को मापने का कार्य करता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। ठीक है चलिए देखते हैं अगला सवाल 36 नंबर। ट्रांसफॉर्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का
का जो परतदार बनाया जाता है ताकि ऊर्जा का व्यय ना हो। और क्या बना किसके लिए बनाया जाता है? ताकि भावर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सकते। अब दोस्तों भावर धाराएं क्या होती है? तो दोस्तों भावर धाराएं जो है वह करंट को फॉलो करके किया जाता है। यानी जब आप लोग जो ट्रेन होती है उनके चक्कों में भावर धारा के कारण ही उसका जो चक्का होता है वह रुकता है। यानी ब्रेक लगाने में, ट्रेन के ब्रेक लगाने में भावर धारा का प्रयोग किया जाता है और उसी में ऊर्जा का व्यय कम हो, इसलिए ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बनाया जाता है? तो परतदार बनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है किसके रूप में? दोस्तों इस सवाल को हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किसके रूप में होता है? तो प्रेरक के रूप में होता है। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर। 38 में कह रहे कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगी? दोस्तों धारा का मान शून्य होने की जो आवृत्ति होगी वो 25 के बराबर होगी। यानी 38 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 39 नंबर। कह रहा है कि भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज के बराबर होती है? दोस्तों जो भारत में बिजली आपूर्ति की जा रही है उसकी जो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह कितने हर्ट्ज के बराबर होती है? तो वह 50 हर्ट्ज के बराबर होती है। कितने हर्ट्ज? तो 50 हर्ट्ज के बराबर होती है। आगे देखते हैं अगला सवाल 40 नंबर। एक प्रतिदीप्त लैंप में चूक का उद्देश्य क्या है? दोस्तों एक प्रतिदीप्त लैंप में जो चूक का उद्देश्य है वह धारा की कमी करना, यानी धारा को कम करना। 40 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा को कम करना। आगे देखते हैं आज का अंतिम सवाल, और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है दोस्तों। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण को क्या कहते हैं? दोस्तों ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे लौह क्षय के नाम से जाना जाता है। यानी 41 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तत्वों के वर्गीकरण के पार्ट 2 वीडियो को लेकर, जिसमें आप लोग को काफ़ी ज़्यादा 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न दिलाएंगे और तत्वों के वर्गीकरण से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।